आचार्य, आपकी खिचड़ी वाली सीख तो समझ में आ गई, किंतु हम धनानंद के विशाल मगध साम्राज्य के ऊपर किनारों से भी वार कैसे करें? हमारे पास तो सैन्य बल ही नहीं है। किंतु विवेक है, ज्ञान है। हमें केवल एक ऐसे साधन की आवश्यकता है जो हमें धनानंद की हर एक जानकारी लाकर दे सके। कैसी जानकारी? वो जानकारी जिससे हम मगध के विशाल सैन्य बल पर सेंध लगाकर उसे भीतर ही भीतर खोखला कर सकते हैं, जिससे हमें मगध के बाहरी प्रांतों पर, राज्यों पर आक्रमण करने में सहायता मिलेगी और धीरे धीरे हम उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। एक बार मगध के बाहरी राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो उसके पश्चात हमारा लक्ष्य होगा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है आचार्य। हमें धनानंद के शिविर में अपने एक गुप्तचर को भेजना होगा, एक ऐसा गुप्तचर जो हमें धनानंद की छोटी से छोटी जानकारी लाकर दे सके, जो उसके गहरे से गहरे भेद को जान सके, उसके विचारों को पढ़ सके। हमारे मध्य ऐसा एक गुप्तचर उपस्थित है। आप किसकी बात कर रहे हैं आचार्य? तारिणी। हाँ चंद्रगुप्त, तारिणी में एक अच्छा और दक्ष गुप्तचर बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। मैं पिछले कुछ समय से तारिणी के व्यवहार का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर रहा हूं। वो एक कुशल योद्धा तो है ही, परंतु साथ ही साथ चतुर भी है। आवश्यकता पड़ने पर वो एक दक्ष योद्धा बन जाती है और आवश्यकता पड़ने पर अगले ही क्षण एक अबला असहाय नारी में परिवर्तित होना भी जानती है। वो परिस्थितियों और समय की मांग के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालना जानती है। इतना ही नहीं, वो न्यायप्रिय है, सदैव सत्य का साथ देती है। जब धनानंद ने पिपली वन पर आक्रमण किया था तो इन्होंने उस दुष्ट के प्रकोप से हमें बचाया था। तुम्हें देखे कितना समय हो चुका है, पर मेरे लिए समय का चक्र मानो वहीं रुका पड़ा है। ना मैं अपने अतीत को भूल रही हूँ, ना मैं अपने वर्तमान में जी रही हूँ, और ना ही भविष्य का सोच पा रही हूँ। सब कुछ एक शून्य के समान प्रतीत हो रहा है। सत्य उस विशाल सागर के समान होता है तारिणी, जिसे ना तो किसी संदूक में छिपाया जा सकता है और ना ही वस्त्र के किसी छोटे से टुकड़े से मिटाया जा सकता है। जिस अतीत के सत्य से तुम भाग रही हो, अब समय आ गया है कि तुम उसका सामना करो और उसे हम सबके आगे प्रकट करो। सत्य को छिपाने का कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन सत्य सबके समक्ष प्रकट हो ही जाता है। और तुम्हारे लिए वो दिन आज आ गया है। बताओ तारिणी, तुम्हारा धनानंद से क्या संबंध है?
जब कुछ सत्य सबके सामने प्रकट ना हो, वही सबके हित में होता है। आपका और मेरा मार्ग कभी भी एक नहीं हो सकता। इसीलिए उचित यही होगा कि आप अपने मार्ग पर अग्रसर हों और मैं अपने मार्ग पर। तारिणी, जब तक तुम हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देती, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओ। मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्नों के उत्तर देने को बाध्य नहीं हूँ। हो, तुम हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य हो तारिणी। आज तक तुम्हारी हर बात, तुम्हारे हर काम ने तुम्हारी रहस्यमयी वास्तविकता को उजागर किया है। पहले मुझे संदेह था कि तुम धनानंद की भेजी हुई कोई गुप्तचर हो, फिर महिषा की मृत्यु ने तुम पर से वो संदेह दूर कर दिया। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम हमारे संदेह के घेरे से बाहर निकल चुकी हो। तुम अब भी कई संदेहास्पद गतिविधियों में लिप्त हो तारिणी। मैंने देखा है, जब भी तुम्हारा सामना धनानंद से होने वाला होता है, तुम वहां से भागने का प्रयास अवश्य करती हो। आचार्य और मैंने कुछ क्षण पूर्व देखा कि तुम अपनी इस पोटली में धनानंद के चित्र को छिपा रही थी। इसीलिए तुम्हें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, वो भी अभी, इसी क्षण। अब हम जान गए हैं, ना ही तुम्हारी कोई स्मृति खोई है और ना ही तुम कोई दुर्बल स्त्री हो। बस बस कर, और कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं। तारिणी, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए यह सरल नहीं है। तुम चाहो तो थोड़ा समय ले लो, परंतु एक बात स्पष्ट समझ लो, आज हमें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मैं धनानंद को जन्म जन्मांतर से जानती हूँ। पहली बार मैंने उसे अपने पिताश्री के आश्रम में देखा था। वो वहाँ प्रशिक्षण के लिए आया था और मैं भी वहीं शिक्षा ले रही थी। धनानंद अत्यंत परिश्रमी और उत्कृष्ट छात्र था। पिताश्री के अन्य शिष्यों में श्रेष्ठ और प्रतिभाशाली शिष्य था वो। उत्तम, अति उत्तम। बस इसी तरह अभ्यास करते रहो, फिर देखना एक दिन तुम इस संसार के श्रेष्ठ और उत्कृष्ट योद्धा बन जाओगे। शीघ्र ही हम दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया। वो मोहक था, उत्कृष्ट शिष्य था और मुझे नित नए उपहारों से लुभाने का प्रयास करता रहता था।
मेरे पिताश्री जान गए थे कि मेरे और धनानंद के मध्य प्रेम का अंकुर फूट रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री के भावी जीवन साथी को उससे भी उत्कृष्ट और दक्ष योद्धा बनाने का निश्चय किया, ताकि वो उनकी पुत्री के योग्य बन सके। मेरे पिताश्री ने धनानंद का विशेष प्रशिक्षण आरंभ किया। उसे उसके अन्य 7 भाइयों से अधिक महत्व और दीक्षा दी। शीघ्र ही धनानंद मेरे स्तर की शास्त्र विद्या में निपुण हो गया और धीरे धीरे मुझसे भी अधिक उत्कृष्ट होता चला गया। उसके प्रति मेरा प्रेम पवित्र, निश्चल और अंधा था। इसी कारण मैंने उसके बताए हुए सत्य पर विश्वास कर उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे अपने जीवन में वही स्थान दिया जिस पर वो पहले आसन था। किंतु शीघ्र ही मुझे आभास हुआ कि उसके जीवन में मेरा और मेरे प्रेम का स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं था। उसके लिए तो केवल एक ही उद्देश्य महत्वपूर्ण था, देश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट बनने का लक्ष्य। और फिर मेरे ही नहीं, मगध के जीवन का भी वो काला दिन आया, जब मैंने पहली बार धनानंद के व्यक्तित्व का वो क्रूर, स्वार्थी और काला रूप देखा। सम्राट महापरमानंद आपको और आपके भाइयों को बुलाने का आदेश दिया है राजकुमार। और उसी दिन उसके पिता की हत्या हुई थी। मेरा अनुमान सत्य है ना? हाँ, शशक आलिंगन द्वारा। शत्रु की हत्या करने की ये कला उसे मेरे पिताश्री नहीं सिखाई। वो धनानंद के व्यक्तित्व और चरित्र के पतन का आरंभ था। हर बीतते दिन के साथ देश का शक्तिशाली सम्राट बनने की उसकी लालसा और हठ बढ़ती जा रही थी। हर दिन मुझे धनानंद का एक नया और भयानक रूप देखने को मिलता था। धीरे धीरे उसकी लालसा के पथ पर चलते चलते वो मानव से दानव बनता जा रहा था। तो इसीलिए तुमने धनानंद को छोड़ दिया और अपने लिए यह जीवन चुना। मुझे लगा था कि धनानंद के जीवन में
उसके कुकृतियों पर अगर कोई लगाम कस सकता है तो वो मैं हूं। मैंने उसे सही मार्ग पर लाने के बहुत प्रयास किए, उसे बताया कि वो गलत है, पर मेरा प्रेम धनानंद की हट के आगे कुचल कर रह गया। मेरी बात सुनो धनानंद, सत्ता और शक्ति के इस जाल में मत फंसो। पहले से ही तुम्हारे हाथों पर बहुत निर्दोषों का लहू लगा हुआ है। अब रुक जाओ, हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके सहारे एक सुंदर जीवन बिता सकते हैं। इस रक्त रंजित जीवन को छोड़ दो धनानंद। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता तारा, मुझे बहुत कुछ अर्जित करना है। धनानंद, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पीपली वन की ओर कूच करने के लिए सभी प्रबंध हो चुके हैं। अब क्या आदेश है? मुझे छोड़ो तारा। और जब मुझे पता चला कैसे उसने तुम्हारे पिता महाराज चंद्रवर्धन के साथ छल किया, एक शांति दूत के वेश में जाकर कैसे उसने पीपली वन का विनाश किया, बस उस रात उस क्षण मैंने पहली बार धनानंद के विरुद्ध जाकर पीपली वन की प्रजा की सहायता की। उस क्षण से मैंने सभी को यह जताया कि मैं अपनी स्मृति खो चुकी हूं, क्योंकि धनानंद के साथ हर संबंध, हर स्मृति को मैं बहुत बहुत पीछे छोड़ देना चाहती थी। मैं उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहती और इसीलिए मैंने पीपली वन की प्रजा के साथ ये जीवन चुना। एक ऐसा जीवन जो धनानंद के साथ व्यतीत किए हुए हर एक क्षण से अलग था, किंतु अब मेरा अतीत मुझे फिर से भयभीत करने का प्रयास कर रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे सबसे दूर जाना होगा, अपने अतीत से दूर जाना होगा। मेरी बात सुनो तारिणी, तुम्हारे स्थान पर यदि कोई दुर्बल या अनैतिक स्त्री होती तो धनानंद के साथ सहर्ष अपना जीवन व्यतीत कर लेती, भोग विलास और ऐश्वर्य में संलिप्त अपना जीवन व्यतीत करती और धनानंद के अधर्म में उसका साथ देती। परंतु तुम सबसे भिन्न हो, इसीलिए तुम्हारा चुनाव भी सबसे भिन्न था। इसीलिए तो तुमने धनानंद के उस पाप के जीवन से मना कर दिया। ये अत्यंत सराहनीय है। परंतु तारिणी, तुम कब तक अपने अतीत से भागती रहोगी? सत्ता और शक्ति प्राप्त करने की लालसा धनानंद में आज भी उतनी ही प्रबल है। उसके हाथों पर असंख्य लोगों का लहू लगा हुआ है। सैकड़ों लोग उसके अत्याचारों से ग्रसित हैं। तारिणी, तुम्हारे अतीत के अंधकार को तो कोई नहीं दूर कर सकता, परंतु यदि तुम इस क्रांति में हमारा सहयोग करो तो तुम्हारे साथ साथ सैकड़ों लोगों के जीवन से धनानंद के अत्याचारों द्वारा फैलाया गया अंधकार दूर हो सकता है।